अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन मैकेनिज़्म। ये दो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, आपको इसके अंदर इकट्ठे किए गए हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को एक सिस्टम के अंदर शो करती है जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में। यानी जब एक रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी स्टेट क्या है। क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। अब यहाँ पे ये समझ लें कि रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक हो गया। तो किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो बढ़ जाएगी, अगर उसने एनर्जी रिलीज़ की है तो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स। जब टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टेट्स जिनकी डायग्राम बनाई जाएगी, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन डायग्राम या एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टेट, दूसरी होती है एक्सोथर्मिक एनर्जी डायग्राम या एक्सोथर्मिक एनर्जी स्टेट। अब इसमें हम दो चार पॉइंट्स आप ये नोटिस करते जाएं और इसी में हम ये देखेंगे कि हमने मैकेनिज़्म क्या लेना होता है। मैकेनिज़्म के कुछ स्टेप्स हैं वो भी मैं एंड में आपको बताऊंगी और इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ही वो स्टेप्स भी डिस्कस होते जाएंगे। आप लोग अगर बुक्स अपने सामने रखोगे या लेक्चर सुनते वक्त तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हर स्टेप के लिए मैंने एक्सप्लेनेशंस और उसको टिप्स दी हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है अपनी सराउंडिंग में से। ठीक हो गया। और इसके कॉन्ट्ररी अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस सिस्टम की, उस रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो सिस्टम के अंदर अपनी एनर्जी रिलीज़ कर चुका होगा, सराउंडिंग के अंदर अपनी एनर्जी रिलीज़ कर चुका होगा। अभी हमने एनर्जी को ले लिया। अब हम ये देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है। एंथैल्पी चेंज हीट रिलीज्ड को कहते हैं। अगर हीट रिलीज्ड है, एंथैल्पी चेंज में आप ये नोटिस करेंगे कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होती है। ठीक हो गया। और एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होती है। अगर हम ये डायग्राम जब बनाते हैं, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं रिएक्शंस की, एंडोथर्मिक की या एक्सोथर्मिक की, तो उसमें कुछ पीक्स या हिल्स बन रही होती हैं। ठीक हो गया। हम उन पीक्स और हिल्स में रिएक्शन और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको शो करते होते हैं। ठीक हो गया। हर पीक एक एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी कहलाती है। हर पीक या हर हाइट जो ग्राफ के ऊपर आपको मिल रही होगी उसको एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी कहते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम ने चलना है, रिएक्शन ने आगे जाना है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस होगा तो रिएक्शन तेज़ होगा या स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आपका जो रिएक्टेंट होता है वो ज़्यादा एनर्जी में होता है और प्रोडक्ट में एनर्जी कम हो चुकी होती है। ये डायग्राम में भी आप देख रहे हो। रिएक्टेंट से लेकर पीक तक का फासला एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट से लेकर नीचे तक जो स्टार्टिंग तक का पॉइंट है वो हीट रिलीज या एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है। एंथैल्पी रिलीज के लिए हम ले लेते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए ले लेते हैं। इसी तरह आपने एक्सोथर्मिक के अंदर नोटिस किया होगा कि जो प्रोडक्ट है वो हाई एनर्जी पर है और रिएक्टेंट जो है लो एनर्जी के ऊपर है। ठीक हो गया। ये डायग्राम्स आपने समझ ली। अब हम आगे ये देखते हैं कि हाउ टू प्रिडिक्ट और चेक फ्रॉम डायग्राम्स वेदर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये दो डायग्राम आपके सामने रख दिए हैं। नीचे आपको नहीं बताया कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो आप इसको देख के कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पे आपकी टिप ये होगी कि अगर इनिशियल स्टेट ऑफ एनर्जी लोअर है फाइनल स्टेट से तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है। मसलन आपने सेकंड डायग्राम में देखें, रिएक्टेंट कम एनर्जी पे थे, प्रोडक्ट ज़्यादा एनर्जी पे थे। इसका मतलब है ये एंडोथर्मिक है। ये प्रोडक्ट्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, उनकी एनर्जी हायर स्टेट पे चली गई है। और
दूसरी तरफ हम देखें, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा एनर्जी पे थे और प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे है, इसका मतलब है सिस्टम ने एनर्जी रिलीज़ की है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के स्टेट्स को देखना होता है। अब अगला सवाल हमारा ये पैदा होता है कि हम देखते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स कौन से होंगे, या जितनी भी पीक्स गिवन हैं उनमें से रेट डिटर्मिनिंग पीक कौन सी है, वो कौन सा स्टेप है जिसको आप कहेंगे ये रेट डिटर्मिनिंग है, और जिसको आमतौर पे हम स्लो स्टेप कहते होते हैं। एक से ज़्यादा पीक्स हैं, अगर एक ही पीक है तो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। अगर एक से ज़्यादा पीक्स हैं तो जो उनमें सबसे ऊंची पीक होगी, हाई पीक होगी, उसको आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप सपोज कर लेना है या कंसिडर कर लेना है। वजह ये होती है कि हाई एनर्जी पीक का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, और एनर्जी ऊपर जाते जाते कुछ टाइम लेगी, इसका मतलब है प्रोसेस स्लो हो जाएगा। नीचे अगर एनर्जी की पीक जा रही है तो इसका मतलब है वो एनर्जी जल्दी में गेन कर लेगा और जल्दी वो रिएक्शन आ जाएगा। इसका मतलब है हाई एनर्जी पीक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, वही स्लो स्टेप भी होगा। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री स्टेप्स आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्री स्टेप्स जो होते हैं वो असल में इस ग्राफ के अंदर जितनी पीक्स होती हैं वही होते हैं। अगर आपके ग्राफ में एक पीक है तो वो एक ही एलिमेंट्री स्टेप होगा उसका। अगर दो पीक्स हैं तो उसके दो एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। अगर तीन पीक्स हैं तो आपने उसके तीन एलिमेंट्री स्टेप्स करने हैं। ये भी बात समझ आ गई। अब अगला पॉइंट ये होता है, हमने ये देखना होता है मैकेनिज़्म में कि कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो रेट इक्वेशन में पार्ट ले रहे हैं। आपने रेट इक्वेशन को देखना है। रेट इक्वेशन के अंदर आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे ना, वही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं जो रेट इक्वेशन को डिटर्मिन कर रहे हैं, या रेट डिटर्मिनिंग मॉलिक्यूल नंबर है। ठीक हो गया। आपने रेट इक्वेशन को देखना है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स गिवन होंगी वही आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर पावर 1 है तो 1 मॉलिक्यूल, 2 है तो 2 मॉलिक्यूल, सो ऑन। अब हम ये देखते हैं कि मैकेनिज़्म कैसे लिखना है आपने किसी भी स्टेप का। मैकेनिज़्म लिखने के आपको दो चीज़ें हैं। आपको जब भी ये गिवन होगा ना, तो आपको पहले तो इसका इक्वेशन गिवन होगी, रिएक्शन की इक्वेशन गिवन होगी, फिर एक डायग्राम या ग्राफ गिवन होगा। तीसरी चीज़ जो गिवन होगी ना, वो गिवन होगी रेट लॉ या रेट इक्वेशन। अच्छा, कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी करवाऊंगी कि उसमें आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और एक एक्सपेरिमेंट की आपको एक टेबल गिवन होगा, और एक उसमें से आपने रेट लॉ खुद निकालना होगा। ठीक है, और एक ग्राफ गिवन होगा। तो रेट लॉ अगर रेट इक्वेशन नहीं मिली हुई तो वो एक्सपेरिमेंट का टेबल देंगे, अपने एक्सपेरिमेंट के टेबल में से निकालना होगा। अभी हम सपोज़ कर रहे हैं कि आपको इस वक्त के डिस्कशन में रेट इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब हम ये इक्वेशन आपके सामने है जी, 2NO2 + F2 और गिव्स यू 2NO2F, और ये गिवन है रिएक्शन आपके पास, ये टोटल कंप्लीट रिएक्शन है। उसके बाद जो सेकंड आपको चीज़ गिवन है वो ये है जी रेट लॉ, रेट इक्वेशन। रेट इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, ये भी गिवन है। इसमें आप नोटिस करें तो दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है, F2 का भी एक मॉलिक्यूल है और NO2 का भी एक मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया, ये बात भी समझ आ गई आपको। मैकेनिज़्म करने के लिए आपने रेट इक्वेशन में देखा कि एक एक मॉलिक्यूल दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप रिएक्शन लिखना शुरू कर दें। रिएक्शन लिखते वक्त आप रिएक्टेंट साइड पे एक मॉलिक्यूल NO2 का लें और एक ही Fe2 का लें, क्योंकि हमने रेट इक्वेशन में से देखा था। अब इनको आप जब जोड़ेंगे तो आप प्रोडक्ट लिखने से पहले गिवन रिएक्शन इक्वेशन देखें। गिवन रिएक्शन इक्वेशन में आपको प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ 2NO2F नज़र आ रहा है, 2NO2F। हमने जो प्रोडक्ट देखी है उसमें F सिंगल है, जबकि जो हमने अभी जो मैकेनिज़्म के पहले स्टेप में इक्वेशन का रिएक्टेंट साइड लिखी है वहाँ F2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक F ने प्रोडक्ट में जाना है और एक F ने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाना है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो फाइनल में आपको रिज़ल्ट में नहीं मिलती। ये स्लो स्टेप्स में बनती है, फिर फास्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाती है,
और फाइनल स्टेप में आपको ये नहीं मिलती। तो अब आपने क्या किया, लिखा रिएक्टेंट NO2 + F2 एक एक मॉलिक्यूल फ्रॉम रेट इक्वेशन, और इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है NO2F, ये हमें फाइनल इक्वेशन रेट रिएक्शन इक्वेशन से मिला, और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया फ्लोरीन का एक एटम। ठीक हो गया। ये पहला स्टेप है जिसको हम स्लो स्टेप कहेंगे, यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है क्योंकि हमने इसको रेट इक्वेशन से बनाया है। ठीक हो गया। अब जो बाकी काम हमने लाना है ना, ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको अब हमने ख़त्म करना है। हमने देखा था कि रिएक्शन इक्वेशन में NO2 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए थे, हमने अभी तक एक यूज़ किया है, और रिएक्शन इक्वेशन में F2 का एक ही मॉलिक्यूल यूज़ हुआ था, वो हम कर चुके। इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल NO2 का रहता है, और दूसरी चीज़ रहती है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमने स्लो रिएक्शन में बनाई थी। इसका मतलब ये हुआ एक मॉलिक्यूल जो गिवन रिएक्शन इक्वेशन में से NO2 का बचा है वो लिख दें, फिर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्लो स्टेप की निकली थी F, उसको लिख दें, तो ये बन गया NO2 + F। अब एक और मॉलिक्यूल क्रिएट हो गया NO2F का। ठीक हो गया। तो फास्ट स्टेप ये बन गया। इसमें हमें F जो मिला था वो स्लो स्टेप में मिला था, फास्ट स्टेप में ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया फास्ट स्टेप के एंड में। लेकिन इनके दरमियान में क्या कहानी हुई है, वो कहानी होती है दोनों फास्ट और स्लो स्टेप को ऐड करने की। दोनों स्टेप्स को ऐड करने के लिए आप ऊपर लिख लें स्लो स्टेप NO2 + F2, और उससे बना NO2F + F जो इंटरमीडिएट था। फिर आप फास्ट स्टेप लिखें, स्टेप नंबर 2, NO2 जो एक मॉलिक्यूल ऊपर यूज़ किया है, एक मॉलिक्यूल नीचे यूज़ किया है, प्लस इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनी है, ट्रांजिशन प्रोडक्ट बनी है F, और इससे बन गया NO2F। इसका मतलब ये हो गया, दोनों को ऐड करें तो NO2F स्लो में भी बना, NO2F फास्ट में भी बना, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में आ गए। ठीक है। F जो था यूज़ हो गया, इसको आप स्टेप 1 स्टेप 2 से कट कर दें। ठीक हो गया। अब आपके पास 2 ही मॉलिक्यूल NO2 के बच गए, एक F2 का बच गया, और 2 ही मॉलिक्यूल NO2F के बच गए। यही हमारी फाइनल इक्वेशन है। तो ये बेटा इस तरह के स्टेप्स होंगे, तो आपने ये सारे का सारा इस प्रोसीजर से करना है। अब हम एक ऐसे करते हैं, एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवा देते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप कैसे लिखा जाता है। आपको फिर एक इक्वेशन गिवन होगी, रेट इक्वेशन गिवन होगी। रेट इक्वेशन में से आपने मैकेनिज़्म निकालना है। अब आप रेट इक्वेशन में देखें कि आपकी जो इक्वेशन गिवन है उसमें NO2 भी है, CO भी है, और प्रोडक्ट्स में NO और CO2 बना हुआ है। लेकिन रेट इक्वेशन के अंदर CO2 का नाम गायब और ना ही CO का नाम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया। कुछ और इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आपने स्टेप 1 या स्लो लिखना है रेट इक्वेशन के अंदर से। NO2 के 2 मॉलिक्यूल डाल दिए हमने, NO2 + NO2। ठीक हो गया। और इससे बन गया NO3 + NO2, NO सिर्फ। ठीक हो गया, क्योंकि आपने इक्वेशन में नोटिस किया है कि सिर्फ NO बना हुआ नज़र आ रहा है हमें। ठीक हो गया ना। NO बना। फिर हमने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे हमें नज़र आ रही थी, जो हमारा प्रोडक्ट बना ना NO3, उसके साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करवा दिया सेकंड स्टेप में, उससे बना NO2 + CO2। ठीक हो गया। NO ऐड करने का स्टेप आ गया, NO3 से कट जाएगा, NO2 से कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा NO2 + CO, और प्रोडक्ट साइड पे बच जाएगा NO + CO2। जो हमारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी थी NO3 की, वो भी चली गई, और जो हमारा NO2 बनी थी प्रोडक्ट में फास्ट स्टेप में, वो भी कैंसिल आउट हो गई। तो NO3 जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो ये जितना कुछ मैंने आपको करवाया ना, ये सारे असल में स्टेप्स थे। जब आप पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से रिएक्शन मैकेनिज़्म फाइंड आउट करते हैं तो वो स्टेप्स किस तरह से फाइंड आउट होंगे। अब समराइज़ कर देते हैं कि सबसे पहले आपको जब ये गिवन होगी इक्वेशन और रेट इक्वेशन, या फिर नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स का एक टेबल, तो आपने सबसे पहले एलिमेंट्री स्टेप्स देखने हैं। एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होंगे, ग्राफ की पीक्स को गिनना है, जितनी ग्राफ्स की पीक्स हैं उतने एलिमेंट्री स्टेप्स। फिर आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप लेना है, ये रेट इक्वेशन में से निकलेगा, जितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेशन में गिवन होंगे वो आपने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की रिएक्टेंट साइड पर लिख लेने हैं।
फिर आपने प्रोडक्ट साइड पे फाइनल इक्वेशन का प्रोडक्ट लिखना है, और उसके बाद कोई और चीज़ बच गई हुई तो वो इंटरमीडिएट स्टेप होगी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगी, वो स्टेप 2 में या 3 में कैंसिल हो जाएगी। फिर आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं, वो भी रेट इक्वेशन से आपको नज़र आएंगी उनकी पावर्स। फिर आपने मैकेनिज़्म प्रपोज करना है, मैकेनिज़्म भी रेट इक्वेशन से आएगा। रेट इक्वेशन के जो पार्टिसिपेंट हैं कॉन्सेंट्रेशंस, वो आपने एक रिएक्टेंट साइड पे लिखने हैं और उतने मॉलिक्यूल यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने उससे प्रोडक्ट फाइनल इक्वेशन में से देख के लिखनी है, और साथ ही कोई इंटरमीडिएट बनेगा। जो बाकी चीज़ें बच गई वो स्टेप 2 में जाएंगी, जो कि फास्ट होगा। फिर आपने उन सारे स्टेप्स को ऐड कर लेना है। बेटा यही आज का टोटल टॉपिक था। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो हमने रेट इक्वेशन से मैकेनिज़्म निकाला था, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट लेंगे। एक्सपेरिमेंट के 3 उसके एक्सपेरिमेंट होंगे।